कल एफोरिज्म नंबर 21 तक हमने उसको स्टडी किया था और हमने वाइटल फोर्स के जो डायनेमिक नेचर होते हैं, कैसे कैसे वो डायनेमिक मेडिसिन से इन्फ्लुएंस होता है, कैसे वो क्योर होता है, ये सब कुछ हमने देखा था। तो हम कल तक हम ये समझ पाए थे कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम को निकालने से ही हम क्योर अचीव कर सकते हैं। तो मोटा मोटा ये हमने कल तक समझा था। तो आज हम एफोरिज्म नंबर 22 से शुरुआत करते हैं। ये लिखते हैं but as nothing is to be observed in diseases that must be removed in order to change them into health, वो लिखते हैं but as nothing is to be observed in diseases that must be removed in order to change them into health besides the totality of their signs and symptoms, and likewise medicines can show nothing curative besides their tendency to produce morbid symptoms in healthy persons and to remove them in diseased persons. It follows on the one hand, इसका मतलब ये होता है कि अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि डिजीज जो है, अगर डिजीज को हमको निकालना है तो हमको उसके सिम्टम्स को समझना है, और अगर हमको उस डिजीज से किसी को क्योर में कन्वर्ट करना है तो इस टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स को ही हमको समझकर उसी को इरेडिकेट करना है। और उसको इरेडिकेट कैसे करेंगे? हम उसको इरेडिकेट करेंगे ऐसी मेडिसिन के द्वारा जिन मेडिसिन ने इस तरीके की टेंडेंसी ड्रग प्रूविंग में दिखाई है कि वो उसी तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जिस तरह के सिम्टम्स इस पेशेंट के अंदर आप देख पा रहे हैं। तो but as nothing is to be observed in diseases that must be removed in order to change them into health besides the totality of their signs and symptoms, टोटालिटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हमें डिजीज से निकालना होता है ताकि वो क्योर में कन्वर्ट हो जाए। And likewise, medicine can show nothing curative besides their tendency to produce morbid symptoms in healthy persons and to remove them in diseased persons. इसी तरीके से मेडिसिन के अंदर क्या क्यूरेटिव है वो हमको इसी से पता चलता है जब हम ये जान पाते हैं कि उनके अंदर किस तरीके की डिजीज प्रोड्यूस करने की टेंडेंसीज हैं, किस तरीके के मॉर्बिड सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की उनके अंदर टेंडेंसी है जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पर अप्लाई किया जाता है, और जब आप उसको किसी डिजीज पर्सन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो किन किन सिम्टम्स को वो क्योर कर सकता है। इट फॉलोज ऑन द वन हैंड that medicines only become remedies and capable of annihilating disease because the medicinal substance, by exciting certain effects and symptoms, that is to say by producing a certain artificial morbid state, removes and abrogates the symptoms already present, to wit the natural morbid state we wish to cure. यानी कि मेडिसिन रेमेडीज बन सकती हैं, और वो तभी रेमेडीज बन सकती हैं जब उनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में कुछ ऐसे सिम्टम्स को एक्साइट कर सकें, कुछ ऐसे सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकें जिससे कि एक आर्टिफिशियल डिजीज, एक नकली डिजीज तैयार किया जा सके, एक नकली डिजीज को देखा जा सके। दैट इज टू से बाय प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट, removes and abrogates the symptoms already present, to wit the natural morbid state we wish to cure. तो जिस तरीके के नेचुरल डिजीज को हम क्योर करने की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ आर्टिफिशियल एक डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता जब किसी मेडिसिन के अंदर होती है, और जब वो उसको क्योर कर देती है तब हम उसको रेमेडी का दर्जा दे देते हैं। ऑन द अदर हैंड, it follows that for the totality of symptoms of the disease to be cured, a medicine must be sought which have the greatest tendency to produce similar or opposite symptoms. तो इसी तरीके से दूसरे हाथ पर हम ये भी कह सकते हैं कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स जिसको हमको क्योर करना है, उसके लिए हमको एक ऐसी मेडिसिन ढूंढनी होगी जिस मेडिसिन के अंदर सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, या तो सिमिलर्स प्रोड्यूस करने की या ऑपोजिट तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की। ब्रैकेट में है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस shall prove whether the morbid symptoms are most readily, certainly and permanently removed and changed into health by similar or opposite medicinal substance. ये हमको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, यानी एक्सपीरियंस यानी एक्सपेरिमेंट से, ये हमको ड्रग प्रूविंग से ही पता चलेगा कि वो मेडिसिन किस तरीके के सिम्टम्स को वो प्रोड्यूस कर सकती है, किस तरीके के सिम्टम्स को वो एक्साइट कर सकती है,
कि वो सिमिलर सिम्टम्स को क्योर कर पा रही है या ऑपोजिट वाले सिम्टम्स को, ऑपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स प्रोड्यूस करके उसको क्योर कर पा रही है, ये हमको केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से ही पता चल पाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि ड्रग क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है और रेमेडी क्या होता है। तो ड्रग हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि रॉ स्टेट में होते हैं, क्रूड फॉर्म में होते हैं, तो उन सभी को ड्रग कहा जाता है। तो उन सभी को ड्रग कहा जाता है जो कि क्रूड फॉर्म में हो, जो फिजियोलॉजिकल डोजेज में हो। जो क्रूड में होंगे वो ड्रग्स होंगे। जब इनका प्रूविंग हो जाता है, जब इनका क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है, इनके बारे में सारी जानकारियां आपके पास आ जाती हैं कि ये किस तरीके के सिम्टम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके का पैथोलॉजिकल प्रोसेस ये इनिशिएट कर सकते हैं, किस तरीके के मोडालिटीज ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आपके पास उसका पूरा उस मेडिसिन का नॉलेज आ जाता है, उस ड्रग का नॉलेज आ जाता है कि ये किन किन तरीके के डिजीजेस को ये एक्साइट कर सकते हैं, तब वो मेडिसिन कहा जाता है। और यही मेडिसिन रेमेडी कब बन जाती है, यही मेडिसिन को आप रेमेडी कहते हैं जब वो क्योर कर देता है, जब वो किसी एक कंडीशन में इंडिकेटेड है और उस चीज को उसने क्योर कर दिया, तब उसको रेमेडी कहा जाता है। तो सिंपल सा मतलब है, रेमेडी का एक मतलब होता है सॉल्यूशन। तो जब किसी प्रॉब्लम का जब वो सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर देता है तो उसको आप रेमेडी कहते हैं। तो ड्रग वो होता है जब हम क्रूड स्टेट में उसको देखते हैं, क्रूड स्टेट में उसको हम जानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में अभी आपको कोई जानकारी नहीं है कि वो किस तरीके का पैथोजेनेटिक पावर वो रखता है, किस तरीके के सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, सिमिलर्स के प्रोड्यूस करेगा या ऑपोजिट के प्रोड्यूस करेगा। तो जब आपको ये सारी जानकारियां नहीं होती हैं, केवल आपके पास एक क्रूड फॉर्म में सब्सटेंस होता है, तब आप उसको ड्रग बोलते हैं। जब आपके पास ये सारी जानकारियां मौजूद हो जाती हैं, तब वो मेडिसिन कहा जाता है। जब उसका क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है, जब उसका ड्रग प्रूविंग हो जाता है, जब उसके सारे रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद होते हैं, तो उसको आप मेडिसिन कहते हैं। जब ये इस जिन जिन डिजीजेस में वो इंडिकेटेड है, उनमें जब वो क्योर प्रोड्यूस कर देता है, तो उसको रेमेडी कहा जाता है। तो ये बेसिक 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको समझना थोड़ा जरूरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये एक फुटनोट है, फुटनोट नंबर 12, जहां पर ये हमसे कहते हैं कि कितने तरह के मेथड्स हो सकते हैं क्योर करने के। द अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन फॉर डिजीज बिसाइड्स दीज टू इज, बिसाइड्स दीज टू का मतलब ऑपोजिट और सिमिलर्स, यानी एंटीपैथी और होम्योपैथी के अलावा कौन सा सिस्टम हो सकता है जिससे कि मेडिसिन एम्प्लॉय किया जाता है। द अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन फॉर डिजीजेस बिसाइड्स दीज टू इज, इन दोनों के अलावा, होम्योपैथी और एंटीपैथी के अलावा जो तीसरा मेथड है वो है एलोपैथिक मेथड, इन विच मेडिसिन आर गिवन हु सिम्टम्स हैव नो डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन टू द मॉर्बिड स्टेट। एंटीपैथी में आप देखेंगे तो वहां पर ऑपोजिट्स का रिलेशन, होम्योपैथी में आप देखेंगे तो वहां पर सिम्टम्स में और मेडिसिन के बीच में सिमिलैरिटी का रिलेशन। लेकिन एलोपैथी में, एलोस का मतलब होता है डिसिमिलर, जिनके बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। मेडिसिन आर गिवन हु सिम्टम्स हैव नो डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन टू द मॉर्बिड स्टेट। इनका, उन मेडिसिन का ना तो कोई मॉर्बिड स्टेट से कोई रिलेशन होता है, ना तो सिमिलर का कोई रिलेशन होता है, नाइदर सिमिलर नॉर ऑपोजिट बट क्वाइट हेट्रोजेनस, यानी उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता, वो किसी भी रिलेशन पे दिया जा सकता है, बट क्वाइट हेट्रोजेनस to the symptoms of disease. This procedure plays, as I have shown elsewhere, an irresponsible, murderous game with the life of the patient by means of dangerous, violent medicines whose action is unknown. तो ये जो प्रोसीजर है एलोपैथिक मेथड से मेडिसिन एम्प्लॉय करने का, क्योंकि इसमें मेडिसिन के बीच में और पेशेंट के डिजीज के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ना तो एंटीपैथी का रिलेशन है, ना सिमिलर्स का रिलेशन है, ना ऑपोजिट्स का रिलेशन है। ये इस तरीके से मेडिसिन को एम्प्लॉय करना क्या होगा, एक इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना, मर्डरस गेम, हत्या का खेल है ये, विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट बाय मीन्स ऑफ डेंजरस वायलेंट मेडिसिन। किस तरीके से आप उसके जीवन के साथ खेल रहे हैं, उसको डेंजरस, खतरनाक और बहुत तेज मेडिसिन आप देकर, जिनके एक्शन के बारे में हम पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं, जिनके एक्शन के बारे में हम पूरी तरीके से जानते ही नहीं है कि वो किस रिलेशन पर वो काम करेगा,
एंड विच आर चोजन ऑन मियर कंजेंचर्स। कंजेंचर्स का मतलब होता है अनुमान से, अटकलें लगाकर, गेस वर्क करके। whose action is unknown and which are chosen on mere conjunctures, केवल गेस वर्क करके लार्ज और फ्रीक्वेंट डोजेस में जिसको दिया जाता है, which are chosen on mere conjunctures and given in large and frequent doses. Again, by means of painful operations intended to lead the disease to other regions and taking the strength and vital juices of the patient. इसी तरीके से इसके जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं जिसमें इंटेंशन ये होता है कि डिजीज को किसी और ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाए। इंटेंडेड टू लीड द डिजीज यानी डिजीज को दूसरा रास्ता दिखा दिया जाता है कि वो कहीं और चला जाए। अगेन बाय मीन्स ऑफ पेनफुल ऑपरेशंस। पेनफुल ऑपरेशन का मतलब जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो एलोपैथिक मोड वाले यूज करते हैं, उसमें इंटेंडेड टू लीड द डिजीज टू अदर रीजन्स, जो दूसरे लोकेशंस तक डिजीज को ट्रांसफर कर दे, एंड टेकिंग द स्ट्रेंथ एंड वाइटल जूसेस ऑफ द पेशेंट, जो उस पेशेंट की सारी शक्ति छीन लेता है, जो उसके पेशेंट के जो इम्पोर्टेंट फ्लूइड्स हैं बॉडी में उसको पूरी तरीके से चूस लेता है थ्रू इवैक्यूएशंस अबव एंड बिलो। इवैक्यूएशन का मतलब जो वॉमिटिंग करवा के या डायरिया या लूज मोशन करवा के वो उनके सारे जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनको वो पूरी तरीके से निचोड़ लेता है, चाहे स्वेटिंग ज्यादा करवा के या सलाइवेशन ज्यादा करवा के, बट स्पेशली थ्रू स्क्वांडरिंग द इररिप्लेसेबल ब्लड। बट स्पेशली थ्रू स्क्वांडरिंग द इररिप्लेसेबल ब्लड। और इनमें जो सबसे ज्यादा मेथड जो था वो क्या था? स्क्वांडरिंग। स्क्वांडरिंग का मतलब होता है वेस्ट करना। इररिप्लेसेबल ब्लड, ऐसा हमारे शरीर का तत्व जिसको कि आप रिप्लेस नहीं कर सकते, एज इज डन बाय रीनिंग रूटीन प्रैक्टिस। ये इस तरीके का प्रैक्टिस पहले होता था, यूज्ड ब्लाइंडली, जो आंख मूंद कर लोग प्रैक्टिस करते हैं, अंधे होकर प्रैक्टिस करते हैं, रिलेंटलेसली, usually with the pretext that the physician should imitate and further the sick nature in its efforts to help itself। ये इस तरीके का नाटक करते हैं कि फिजिशियन इस तरह का काम करेगा तो जो सिक नेचर है वो अपने आप को हेल्प कर लेगा, विदाउट कंसिडरिंग हाउ इररेशनल इट इज, बिना ये समझे कि कितना बेतुका चीज है ये, कितना है इलॉजिकल है ये। is to imitate and further these very imperfect, mostly inappropriate efforts of the instinctive, unintelligent vital energy which is implanted in our organism। तो इस तरीके से करके ये लोग जो हमारे वाइटल एनर्जी है, जो अनइंटेलिजेंट है, जिसके पास खुद की कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उसको और ज्यादा कमजोर कर देते हैं। एज लॉन्ग एज इट इज हेल्दी टू कैरी ऑन लाइफ इन हार्मोनियस डेवलपमेंट बट नॉट टू हील इटसेल्फ इन डिजीज। तो जब वो और ज्यादा क्षीण हो जाएगा और ज्यादा कमजोर हो जाएगा तब ये वाइटल फोर्स क्या करेगा? ये जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक तो वो लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन बट नॉट टू हील इटसेल्फ इन डिजीज। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो वो तब तक चलेगा जब तक कि वो खुद को सरवाइव रख सकता है, लेकिन कभी भी खुद को हील नहीं कर पाएगा। आगे वो एग्जाम्पल देते हैं आगे वो एग्जाम्पल देते हैं फॉर वेयर इट possessed ऑफ सच ए मॉडल एबिलिटी। मान लीजिए अगर हम ये समझते हैं कि हमारा जो वाइटल फोर्स है उसके पास ये बुद्धि क्षमता होती कि वो सही और गलत के बीच पहचान कर सके, तो इट वुड हैव नेवर अलाउड द ऑर्गेनिज्म टू गेट सिक। उसने कभी भी जो उसके लिए शत्रु का भाव रखता है इस तरह की डायनेमिक एनर्जी को अपने ऊपर कभी इन्फ्लुएंस डालने ही नहीं दिया होता, कभी उसने उसके ऊपर प्रभाव जमाने ही नहीं दिया होता। When made ill by noxious agents, our life principle cannot do anything else than express its depression caused by disturbance of the regularity of its life by symptoms by means of which the intelligent physician is asked for aid। तो जब इस नॉक्शियस एजेंट से, जब इस शत्रु का भाव रखने वाले डायनेमिक एनर्जी से जब हमारा वाइटल फोर्स इन्फ्लुएंस हो जाता है तब वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है? वो हमसे मदद मांगता है, वो जो फिजिशियंस होंगे उनसे हेल्प मांगेगा। किस तरीके से हेल्प मांगता है? वो हेल्प मांगता है सिम्टम्स को प्रोड्यूस करके। वो हेल्प मांगता है, पहले डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, रेगुलरिटी को इरेगुलरिटी में तब्दील करेगा, और फिर जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे उसके सहारे से वो हमसे मदद मांगता है कि किस तरीके की मेडिसिन उसको चाहिए। इफ दिस इज नॉट गिवन,
और अगर ये मदद उसको सही समय पर नहीं मिली, इट स्ट्राइव्स टू सेव बाय इंक्रीजिंग द एलिमेंट, वो धीरे धीरे बीमारी को बढ़ाता रहेगा, यानी सिम्टम्स को बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, स्पेशली थ्रू वायलेंट इवैक्यूएशन। वो क्या करेगा? वायलेंट इवैक्यूएशंस प्रोड्यूस करेगा। वायलेंट इवैक्यूएशन यानी ढेर सारा पर्सपिरेशन प्रोड्यूस कर देगा, या वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर देगा, या डायरिया प्रोड्यूस कर देगा, या ब्लीडिंग प्रोड्यूस कर देगा। तो स्पेशली थ्रू वायलेंट इवैक्यूएशंस ये बीमारी को और ज्यादा बढ़ाएगा, नो मैटर व्हाट दिस एंटेल्स, ऑफन विद द लार्जेस्ट सैक्रिफाइसेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ सेल्फ। फिर धीरे धीरे वो जो सबसे अनइम्पॉर्टेंट ऑर्गन होगा पहले वो उसको सैक्रिफाइस करेगा। फिर जैसे जैसे समय बीतेगा, हो सकता है अगर उसको सही समय पर मदद ना मिले तो खुद वो पूरा लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इस तरीके से वाइटल फोर्स के पास ये बुद्धि क्षमता नहीं होती कि वो सही एनर्जी और बुरी एनर्जी के बीच में वो किसी तरीके का भेद कर पाए। इसी वजह से ये जो इनिमिकल जो इनिमिकल एजेंट्स होते हैं, जो नॉक्शियस एजेंट्स होते हैं, वो इस पर अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये इतना करता है कि वो हमसे मदद मांगता है विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स, और अगर मदद नहीं मिली तो वो धीरे धीरे एक एक ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ क्योर, the morbidly depressed vital energy possess so little ability worthy of imitation, since all changes and symptoms produced by it in the organism are the disease itself. What intelligent physician should want to imitate it with the intention to heal if it did not thereby sacrifice his patient? अगर इस तरीके का इमिटेशन हम करेंगे, यानी जो उसका सिम्टम है उसी सिम्टम्स को और ज्यादा एग्रीवेट करते रहो, तो हम धीरे धीरे उस पेशेंट को सैक्रिफाइस कर देंगे, उसकी बलि चढ़ा देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? टोटल ये 7 टाइप्स, 7 वर्ड्स होंगे जो बार बार हमको देखने को मिलेंगे। एक है एंटीपैथी और इनैंशियोपैथी। तो एंटीपैथी और इनैंशियोपैथी दोनों एक ही शब्द का एक ही मीनिंग बताते हैं दोनों। एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, जहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्शन का मोड होगा वहां पर मेडिसिन के बीच में और सिम्टम्स के बीच में ऑपोजिट्स का रिलेशन होगा। यूजुअली ये पैलिएटिव मेथड में काम आता है, जहाँ पर डिजीज में स्कोप ज्यादा नहीं बचता और आपको उस डिजीज को केवल रोक कर रखना होता है, उसको ना तो बढ़ने देना होता है, ना आप उसको कुछ कम कर पाते। तो वहां पर आप एंटीपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं। सेकेंड है होम्योपैथी। होम्योपैथी के बारे में तो हम पढ़ ही रहे। एलोपैथी, एलोपैथी जहाँ पर मेडिसिन के बीच में और सिम्टम्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। आइसोपैथी, जहां पर इक्वल का रिलेशन होता है, जितने भी वैक्सीन हैं वो सारे आइसोपैथी मोड में आते हैं। टॉर्टोपैथी, टॉर्टोपैथी एक ऐसा मेथड होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको क्रोसिन से रिएक्शन हो गया तो वही क्रोसिन या वही पैरासिटामोल आपको पोटेंटाइज करके दिया जाएगा। यानी जिस ड्रग से आपको रिएक्शन आया है या जिस ड्रग से आपको डिजीज उत्पन्न हुआ है, उसी ड्रग को पोटेंटाइज फॉर्म में जब दिया जाता है तो उसको टॉर्टोपैथी कहा जाता है। फिर एक शब्द आता है पैलिएशन और सप्रेशन। पैलिएशन का मतलब होता है कि डिजीज क्योर नहीं हो सकता, डिजीज क्योर नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, हम उस डिजीज को जस के तस स्थिति में मेंटेन रखते हैं। ना तो वो आगे बढ़ता है, ना वो पीछे जाता है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, सिम्टम्स बेटर रहते हैं, लेकिन पैथोलॉजी एनहांस नहीं होती, पैथोलॉजी बस उतने पर ही रुकी हुई रहती है। ना ही वो पैथोलॉजी रिग्रेस होती, ना ही वो पीछे आती। सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब होता है ये कंप्लीटली जो इनक्यूरेबल केसेस होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। जैसे जहां पर पूरा स्कोप खत्म हो गया और बस टर्मिनल केसेस होते हैं, वहां पर आप पेशेंट की लाइफ को सिर्फ उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, यानी जो डे टू डे लाइफ में उसकी जो दिक्कतें आती हैं उसको आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन बीमारी इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि आप उसको रोक पाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सप्रेशन का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्जन नंबर 23। इसमें ये कहते हैं ऑल प्योर एक्सपीरियंस हावेवर एंड ऑल एक्यूरेट रिसर्च convince us that persistent symptoms of diseases are far from being removed and annihilated by opposite symptoms of medicine, as in the antipathic, enantiopathic, or palliative method. That, on the contrary,
After transient apparent elevation, they break forth again, only with the increased intensity and become manifestly aggravated. तो ये कहते हैं एफोरिज्म 23 में कि जितना भी हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से और जितना भी सारे रिसर्च हुए हैं, उन सारे रिसर्चेस से हम इस बात के लिए कन्विंस हो जाते हैं, इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि हो जाती है कि जो सिम्टम्स हैं, persistent symptoms of disease are far from being removed and annihilated by opposite symptoms of medicine. ऑपोजिट्स के आधार पर, यानी एंटीपैथी के आधार पर या इनैंशियोपैथी के आधार पर कोई भी डिजीज के सिम्टम्स कंप्लीटली रिमूव नहीं होते, कंप्लीटली रिमूव नहीं होते, बल्कि होता ये है ऑन द कॉन्ट्ररी, आफ्टर ट्रांजिएंट अपेरेंट एलिवेशन। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए वो जरूर पेशेंट को रिलीफ दे देता है। ट्रांजिएंट अपेरेंट एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है एमेलोरेट करना, रिलीफ दे देना या पेशेंट को बेटर फील होना। तो एंटीपैथी के आधार पर सारे एक्सपीरियंसेस यही बताते हैं कि एंटीपैथी के आधार पर अगर आप पेशेंट को ऑपोजिट्स के रिलेशन पर आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षणिक समय के लिए जरूर उस पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, बट दे ब्रेक फोर्थ अगेन, लेकिन वो दोबारा आते, वो दोबारा आते हैं ओनली विथ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी, वो दोबारा आते हैं इंक्रीज्ड इंटेंसिटी में आते हैं एंड बिकम मैनिफेस्टली एग्रीवेटेड, और वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर रिमेन्स देयरफॉर, और इसीलिए अब यहां पर दूसरा कोई मेथड बचता नहीं है होम्योपैथी के अलावा। देयर रिमेन्स देयरफॉर no other mode of employing medicine in diseases that promises to be of service besides the homeopathy. होम्योपैथी के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं बचता जिससे कि आप पेशेंट को मेडिसिन कंप्लीट क्योर का प्रॉमिस कर सके, by means of which we seek for the totality of symptoms of the case of the disease, a medicine which among all medicine has the power and the tendency to produce an artificial morbid state most similar to that of the case of the disease in question. तो अब सारे जो पुराने हिस्ट्री हैं, जो पुराने रिसर्चेज हैं, सारा जो एक्सपीरियंस है, वो इस बात के लिए हमको कन्विंस कर देता है, इस बात के लिए हमको हमारे सामने पुष्टि करता है कि होम्योपैथी के अलावा दूसरा कोई मेथड नहीं है जिससे कि आप क्योर की अभिलाषा रख सके, क्योंकि एंटीपैथी से जितने भी सिम्टम्स जाते हैं वो कुछ समय के लिए जाते हैं, लेकिन वो दोबारा लौटते हैं, और जब वो दोबारा लौटते हैं तो इंक्रीज्ड इंटेंसिटी के साथ, यानी और ज्यादा सिम्टम्स को एग्रीवेट करते हुए वो आते हैं, दोबारा आते हैं, ब्रेक फोर्थ होते हैं वो। तो इसलिए केवल होम्योपैथी ही वो रास्ता बचता है जो ये प्रॉमिस कर सकता है कि इस रास्ते से क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ however in all careful trials, pure experience, the sole and infallible oracle of the healing art teaches us that actually that medicine which in its action on the healthy human body has demonstrated its power of producing the greatest number of symptoms similar to those observable in the case of disease under treatment, does also in doses of suitable potency and attenuation rapidly, radically and permanently removes the totality of symptoms of this morbid state. अब ये पुराने जितने एक्सपीरियंस है उससे हमको ये तो पता चला कि एंटीपैथी से डिजीज क्योर नहीं होते, केवल और केवल कुछ समय के लिए उसमें रिलीफ मिल जाता है और वो दोबारा बढ़ चढ़कर वापस आता है। वही सारे एक्सपीरियंसेस, वही सारे प्योर जो ट्रायल्स हैं, ये सारे हमको ये भी बताते हैं कि वो मेडिसिन जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में किसी खास प्रकार के सिम्टम्स जिनको वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी तरीके के सिम्टम्स जब किसी पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं जिसका कि हमको ट्रीटमेंट करना होता है, उनको अगर सूटेबल डोजेज में, सूटेबल पोटेंसी में और सूटेबल डायनामाइजेशन में अगर उसको दिया जाए तो वो रैपिडली और रेडिकली, यानी तेजी से, जड़ से, रेडिकली का मतलब होता है फ्रॉम द रूट्स, तो तेजी से और जड़ से और परमानेंटली, यानी
पूरे स्थायी रूप से उस बीमारी को, उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम को, उस मॉर्बिड स्टेट को कंप्लीटली रिमूव करने की क्षमता रखते हैं. दैट इज टू से द होल डिजीज प्रेजेंट एंड चेंजेस इट इनटू हेल्थ, एंड दैट ऑल मेडिसिन क्योर, सारे जो मेडिसिन हैं वो क्योर कर सकते हैं विदाउट एक्सेप्शन दोज डिजीजेस whose symptoms most nearly resemble their own and leave none of them uncured. तो सारे जो मेडिसिन हैं वो क्योर करते हैं, लेकिन उन्हीं सिम्टम्स को वो क्योर करेंगे जिन सिम्टम्स को वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिसमें जितनी ज्यादा समानता होगी, जो सबसे ज्यादा समान होगा, वो उन डिजीजेस को वो क्योर कर सकता है. तो सारे मेडिसिन क्योर कर सकते हैं उन सभी डिजीजेस को जिनको उन्होंने हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में प्रोड्यूस किया हुआ. तो इसका एक फुटनोट है, फुटनोट नंबर 13, ये हम लोग देखते हैं. I do not mean that sort of experience which the ordinary practitioners of the old school boast. मैं उन experiences की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको कि एलोपैथिक वाले या जो ordinary practitioners होते हैं वो जिसकी बड़ाई मारते हैं. After they have for years worked away with a lot of complex prescriptions on number of diseases which they never carefully investigate, but which, faithful to their school, they consider as already described in works of systematic pathology. तो मैं उन सारे एक्सपीरियंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर इतने सालों तक काम करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टमिक पैथोलॉजी को मैं देखता हूँ, एंड ड्रीम्ड दैट दे कुड डिटेक्ट इन देम सम इमेजिनरी, और मैं इसका ख्वाब देखता रहूं कि कुछ तो इमेजिनरी उस मॉर्बिफिक मैटर उसके अंदर मिल जाए, ताकि मैं उसको ये बता सकूं कि इसकी वजह से डिजीज हो रहा है, और एस्क्राइब टू देम सम अदर हाइपोथेटिकल इंटरनल एब्नॉर्मलिटी. They always saw something in them but knew not what it was they saw. वो लोग हमेशा इसको ढूंढते थे कि कुछ तो है, लेकिन क्या है वो किसी को नहीं पता. And they got results from the complex forces acting on an unknown object that no human being but only God could unravel. इन्होंने इतने सारे मेडिसिन, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस यानी अलग अलग ढेर सारी मेडिसिन का समूह बनाकर पेशेंट्स में एक्सपेरिमेंट किया, और जिसको कोई इंसान नहीं बता सकता कि कौन सी दवा किस लिए दी गई थी, बट ओनली गॉड कुड अनरावल, जिसको केवल भगवान ही जानता है कि उन्होंने क्या दिया है और क्यों दिया है. रिजल्ट्स फ्रॉम विच नथिंग कैन बी लर्न, ऐसे रिजल्ट्स जिनसे कुछ सीखा ना जा सके, कोई एक्सपीरियंस ना मिल सके. 50 years experience of this sort is like 50 years of looking into kaleidoscope. 50 साल का इस तरीके का एक्सपीरियंस बिल्कुल उसी तरीके से है कि 50 साल तक आपने एक कैलिडोस्कोप से देखा. कैलिडोस्कोप आपको पता होगा, एक छोटा डायमंड जैसा एक खिलौना होता है जिसमें आप देखते हैं तो रेनबो जैसे अलग अलग पिक्चर्स दिखाई देते हैं. तो 50 साल तक आप उस कैलिडोस्कोप से देखते हैं जिसमें आपको अननोन कलर्ड ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, परपेचुअली टर्निंग राउंड, जो गोल 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 घूमते हैं. थाउजेंड्स ऑफ एवर चेंजिंग फिगर्स, जिसमें हर बार चेंजेस आ रहे हैं, और कोई उसका जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है कि कौन सा वाला ट्रू पिक्चर है, कौन सा वाला सही तरीका है. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और ये 26 वाला हम लोग कल करेंगे. सर ये मदर टिंचर हमें ड्रग्स में लेने चाहिए, कहाँ लेने चाहिए, मेडिसिन में? मदर टिंचर्स को आप ड्रग्स में ही लेंगे. क्रूड फॉर्म में है ना? वो क्रूड फॉर्म में है, और प्लस हमारे पास जो मटर मेडिका मौजूद है वो मदर टिंचर का मटर मेडिका नहीं है. जो हमारे पास मौजूद है वो डायनामाइज्ड मेडिसिन का मटर मेडिका मौजूद है. तो बाय डेफिनेशन आप उसको ड्रग्स में कंसिडर कर सकते हैं. और कोई क्वेश्चन है? रफीक, योगेश जी. सर यही पूछना था कि मेंटल केसेस में ये जो पोटेंसीज के बारे में, ये कितना उसको हाई ठीक रहती है सर, या जी सर, ऐसा लो पोटेंसी या? हाँ सर. सर वैसे तो पोटेंसी वाला अभी हम अभी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट 70 जो एफोरिज्म्स हैं ये केवल इस बात को साबित करने के लिए हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन, सॉरी, होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वाइटल फोर्स क्या है,
मोडालिटीज क्या होते हैं, जब दो सिमिलर या डिसिमिलर डिजीज मिलते हैं तब क्या होता है। बेसिकली पहले जो 70 एफॉरिजम्स हैं वो इसी बात पर फोकस करते हैं, जो हमको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि होम्योपैथिक फिलॉसफी क्या है, होम्योपैथी किस तरीके से सोचती है, किस तरीके से वो काम करती है। पोटेंसी वाला तो काफी आगे आता है, फिर भी मैं इसको कई बार मैं बोल भी चुका हूँ कि पहले तो कोई इस तरीके का गाइडेंस नहीं था 5th एडिशन तक कि कौन सा पोटेंसी किस में चुनना चाहिए। हाँ, हमको ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स में, कई अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में, कई सारे ऑथर्स के द्वारा ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई पैथोलॉजिकल डिजीज है तो लोअर पोटेंसी में जाइए, और माइंड का सिम्टम अगर ज्यादा है तो हाई पोटेंसी में जाइए। लेकिन हम हाई पोटेंसी किसको मानेंगे? क्या हम 30 को हाई पोटेंसी मानेंगे? क्या हम 200 को हाई पोटेंसी मानेंगे? या हम 1M को हाई पोटेंसी मानेंगे, या 10M को हाई पोटेंसी मानेंगे? तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। हालांकि हालांकि जो मोटा मोटा हमको समझ में आता है बाकी के आर्टिकल्स को और इन सबको पढ़ के, वो यही एक सजेशन देते हैं कि अगर फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा हैं तो गो फॉर लोअर पोटेंसी, यानी बिलो 12C। ठीक है। अगर अगर मीड अगर फिजिकल्स और थोड़े मेंटल्स दोनों मिक्सअप हैं तो आप उसको 12C से 200 के बीच का पोटेंसी यूज कर सकते हैं। और अगर जिसमें कोई ऐसा केस हो जहाँ पर माइंड के सिम्टम्स ज्यादा हो, जहाँ पर मेंटल सिम्टम्स ज्यादा हो, तो वहां पर आप 200 के ऊपर का आप सोच सकते हैं। फिर हमको एक ऐसा भी गाइडलाइन मिलता है कि पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को जज करिए। अगर पेशेंट का ससेप्टिबिलिटी जितना ज्यादा लो होगा उतना लोअर डोज जाएगा, जितना ज्यादा हाई होगा उतना हायर पोटेंसी में मेडिसिन जाएगा। लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया, ऐसा कोई मापदंड, ऐसा कोई मेजरिंग पॉइंट नहीं है जहां से हम किसी का भी ससेप्टिबिलिटी माप सकें। तो इसलिए अगेन बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर खत्म करें। तो इन सारे सवालों का, जैसे मैंने कल भी बताया था कि इसको गार्डियन नॉट कहा था, मुझे शायद डॉक्टर केंट या स्टुअर्ट क्लोज ने इस बात को कहा है कि पोटेंसी का जो प्रॉब्लम है इसको गार्डियन नॉट कहा गया है, जिसको कोई सुलझा नहीं पाया है। इसको सुलझाने का प्रयास इस 6th एडिशन में किया गया है। तो चाहे वो मेंटल का केस हो, चाहे वो स्किन का केस हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गन का केस हो, चाहे वो वन साइडेड केस हो, चाहे वो मेनी साइडेड केसेस हो, चाहे वो फिजिकल्स वाले ज्यादा सिम्टम्स हो, चाहे मेंटल्स वाले ज्यादा सिम्टम्स हो, चाहे वो बच्चे का केस हो, बूढ़े का केस हो, मेल का केस हो, फीमेल का केस हो, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 0 बार 1। LM पोटेंसी में यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 0 बार 1। तो इसीलिए 6th एडिशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, जो बाकी के इससे पहले वाले एडिशंस में कोई भी इस तरीके का गाइडेंस नहीं था। तो चाहे वो, मैंने जैसे कि क्लियर कर ही दिया कि वो कोई भी केस हो, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 0 बार 1। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर अफोरिज्म में तो ये कहा गया है पीछे कि मदर टिंचर क्योर नहीं करता, बट रिसेंटली मैंने केस दिखा है जो लोअर लिम्स में अडीमा था और एपोसाइना मदर टिंचर से ठीक हुआ। तो प्रैक्टिकली कुछ और देखने में आ रहा है, और अफोरिज्म में कह रहा है डायनेमिक डोज से ही ठीक होगा सिर्फ। हो सकता है ना, आपने एपोसाइनम उसको डायनेमिक में दिया होता तो और जल्दी हो जाता। ये भी तो संभव। जैसे कि बट उसमें भी जैसे कि उसने भी पुराने अपना काम जैसे कि पूरा पुराने किया। एफॉर्डेंस में भी ये कहा गया है कि ऐसा नहीं कि मदर टिंचर्स काम नहीं करेंगे। हम क्या होता है कि हम काम करना और क्योर करना उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। काम करने के लिए वो काम करेगा, लेकिन वो क्योर नहीं करेगा। अब वो परमानेंट है कि टेम्पररी है, ये हम नहीं जानते। और डेफिनेटली क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्रूड फॉर्म में है, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा ही ना वो। ऐसा तो नहीं कि आप देंगे और वो छूट जाएगा। जैसे जैसे स्टोन्स वगैरह में लो डोज जो है जी। वो ज्यादा वो हमारे देनी पास पड़ती है। 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। जी। तो सर हम लोग इनकी जितने भी मदर टिंचर की हैं, तो अगर वो इंडिकेटेड रेमेडी है तो बंद हो हम जाएगा। उसको पोटेंशियल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, अगर जी करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है हमारे सर, पास एक थैंक मिनट से भी कम का समय है। अगर